नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा में आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करी थी उसका एक वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में हम अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वह उनका सॉल्यूशन लेकर आए। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से कितने प्रश्न और कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो देखिए इस चैप्टर में से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक प्रश्न लघुरात्मक, यानी दो क्वेश्चन आने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक प्रश्न आएगा जो 1/2 यानी आधे अंक का होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधे अंक का आएगा। लघुरात्मक प्रश्न एक प्रश्न आएगा 1 से 1/2 यानी 1.5 अंक का, यानी कुल मिला के इस अध्याय में से दो प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। जो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 2 प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। छोटा सा चैप्टर है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से एक लघुरात्मक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आधे अंक का पूछा जाएगा। 1/√μ0 का मान होगा। हमने पढ़ा था μ0 बराबर होता है μ0 बराबर होता है 4π × 10⁻⁷। इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। और 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं तो इससे आएगा 1/4πμ0ε0 बराबर 9 × 10⁻⁹ 4π × 10⁻⁷। तो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/μ0ε0 9 × 10⁹। ये नीचे संख्या माइनस किए ऊपर घात जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁸ और कितना हो जाएंगे, ये 10⁻⁷ है तो यह प्लस के साथ आएंगे, तो ये कुल मिला के हो गए 10⁻16। अब 1/μ0ε0 के अंडर लेंगे तो इधर आएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो अपना आंसर राइट होगा 3 × 10⁸, जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में 7 तरंगें पढ़ी थी। नंबर 1 थी गामा किरणें, नंबर 2 है एक्स किरणें, नंबर 3 थी पराबैंगनी किरणें,
तरंगे। नंबर 4 थी दृश्य तरंगे। नंबर 5 थी सूक्ष्म तरंगे। नंबर 6 सूक्ष्म। नंबर 5 थी अवरक्त तरंगे, सॉरी क्या थी, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। नंबर 7 थी रेडियो तरंगे। हमने पढ़ा था गामा तरंगों का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर होता है 10⁻⁻14 मीटर, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है। नीचे आता है 10⁻³ मीटर कोटि का हो जाता है। तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करता है, बढ़ेगा। और आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमणानुपाती होती है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। अब हमने देखा था इसमें क्या है, निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इन किरणों में गामा किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, तो कौन सी नहीं है, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें क्या नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट है गामा किरणें, अल्फा किरणें, पराबैंगनी तरंगें, दर्शय तरंगें, अवरक्त तरंगें, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और आवृत्ति घटती है। यह क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा। हमने पढ़ा था C बराबर होता है E mod of B mod, इसको लिख सकते हैं E/B। और E का हमने तरंग पढ़ी थी, E बराबर होता है EM sin ओमेगा t माइनस KX, ये इसका समीकरण था। एक पढ़ा था हमने B बराबर होता है BM sin ओमेगा t माइनस KX। साइन कैंसिल आउट तो बचेगा EM/B। EM चुंबकीय तरंग का आयाम है और BM विद्युत क्षेत्र और BM चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, आयाम है। तो C बराबर आएगा EM/BM। और हमें BM पूछा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा है। BM बराबर होगा EM/C। C प्रकाश का वेग है। EM का मान दे रखा है 6 वोल्ट प्रति मीटर। 6/3 × 10⁻8, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻। तो ये 10 से ऊपर चले जाएंगे इसकी घात तो माइनस की हो जाएगी, तो -8 टेस्ला। तो कितने आएगी, 2 × 10⁸। तो ये किस में है, 2 × 10⁸ टेस्ला। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से सिद्ध होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति ध्रुवण के द्वारा सिद्ध होती है। किसके द्वारा सिद्ध होती है, ध्रुवण। हमने पढ़ा था ध्रुवण के द्वारा क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की कौन सी प्रकृति सिद्ध होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। पर हाइजेन ने कैसी बताई थी, अनुदैर्घ्य प्रकृति। पर ये याद रखना कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति ही होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग किया जाता है।
जो प्रयोगशाला होती है, जो लैब होती है, जो सर्जन, वो अपनी प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनके उपयोग से प्रयोगशालाओं को, लैब को क्या करते हैं, उससे बैक्टीरिया से मुक्त करते हैं। कौन सी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न विकिरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। निम्न किरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। अभी हमने पहले पढ़ा था, देखिए विद्यार्थी, हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था किरणों के बारे में। तो था, सबसे पहली किरणें थी गामा किरणें, उसके बाद में थी एक्स किरणें, उसके बाद में पढ़ी थी पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो किस तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या बढ़ता है, इन किरणों में ऊपर से नीचे जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है कि नीला प्रकाश। नीला प्रकाश किस में आता है, दृश्य तरंगों में आता है। तो ये ऑप्शन है दृश्य तरंगें। दूसरे में थी गामा किरणें। गामा किरणें यह 1 नंबर पर दे रखी है। उसके आगे थी एक्स किरणें, ये 2 नंबर पर दे रखी है। और लाल, ये सारी किस में आती है, दृश्य। लाल और नीला और लाल किस में आती है, दृश्य तरंगे। तो हमें मालूम है कि भाई दृश्य तरंगों का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य गामा और एक्स किरणों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आगे देखिए, अब दृश्य तरंगों का भी तरंग दैर्घ्य हमने पढ़ा था। तो क्या होता है, दृश्य तरंगे, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर। वी यानी बैंगनी, जामुनी, आई मतलब जामुनी, बी मतलब नीला, जी मतलब हरा, वाई मतलब पीला, येलो यानी पीला, ऑरेंज या नारंगी, और रेड यानी लाल। तो ये हमने पढ़ा था, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 3800 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं, इसमें भी क्या है, बढ़ेगी तरंग दैर्घ्य। और अब इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, लाल रंग की। तो ऑप्शन अपना होगा लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ऊपर की ओर तरंग दैर्घ्य क्या है, मिनिमम। जैसे जैसे ऊपर नीचे जाते हैं तो मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य आता है। तो ये नीला रंग, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर तरंग दैर्घ्य किसकी, तो इस ऑप्शन में क्या है, क्योंकि एक्स किरणें और गामा किरणें से दृश्य प्रकाश की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। और दृश्य प्रकाश में भी नीले रंग से लाल रंग का प्रकाश होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। विद्युत चुंबकीय दोलनों में, विद्युत चुंबकीय दोलन होते हैं, उसमें विद्युतीय ऊर्जा भी होती है और चुंबकीय ऊर्जा भी होती है। तो ए व बी दोनों रूप में क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है। किस रूप में, ए और बी दोनों रूप में क्या होती है, ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लैम्बडा वी, लैम्बडा एक्स एवं लैम्बडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें व सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य है, तब हमने पढ़ा था अभी जस्ट पहले गामा तरंगे, उसके बाद में पढ़ा था एक्स तरंगे, उसके बाद में पढ़ा था पराबैंगनी, उसके बाद में दृश्य, उसके बाद में पढ़ा था अवरक्त, उसके बाद में पढ़ा था सूक्ष्म, और उसके बाद में पढ़ा था रेडियो। रेडियो तरंगे। अब हमने पढ़ा था इधर से उधर जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती है।
इधर से उधर क्या आ गए तो बढ़ा, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहले तो क्या दे रखी है, दृश्य प्रकाश करने से पहला क्या है, वाई एम बराबर क्या होगा, दृश्य प्रकाश, तो ये दृश्य प्रकाश है। दूसरी कौन सी दे रखी है, एक्स तरंगे दे रखी है। तीसरी कैसी दे रखी है, सूक्ष्म तरंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा तरंग दैर्घ्य, सूक्ष्म तरंग होगा। तो लैम्बडा एम का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सूक्ष्म तरंग होगा, क्या है लैम्बडा एम, तो वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में किसका होगा, दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगों को लैम्बडा वी से दिखाया गया है, तो ये लैम्बडा वी, और उसके बाद में किसका होगा, एक्स किरणों का, तो लैम्बडा एक्स। तो अपना ऑप्शन में किसमें है, लैम्बडा एक्स वी, और तो अपना सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट, क्योंकि दृश्य सबसे ज़्यादा किसका तरंग दैर्घ्य, सूक्ष्म तरंगों का, उसके बाद में दृश्य का, और उसके बाद में अक्ष किरणों का। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सी है, तो के प्रावैद्युतांक एवं म्यू आर आपेक्षी चुंबकशीलता वाले माध्यम में इसकी चाल होगी। हमने क्या पढ़ा था, निर्वात में क्या होता है, सी बराबर होता है 1/, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और हमने पढ़ा था म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर। अब माध्यम में v बराबर होगा 1/√μ एप्सिलॉन, आगे 1/ क्या हो जाएगा म्यू, और एप्सिलॉन का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और इसमें विद्युतांक का दे रखा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/√μ जीरो म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या आ जाएगा के। और हमें दे रखा है v बराबर क्या पड़ा है, v बराबर होता है, इस पूरे पद का मान किसके बराबर होता है, c के बराबर। तो c/√μ आर के। तो ये किस ऑप्शन में सही है, c/μ आर के। ये ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा सही, क्योंकि माध्यम में हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट बराबर ई एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, और एप्सिलॉन आर का मान क्या है, के प्रावैद्युतांक भरा है, तो ये के इसकी जगह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, एक बार दोबारा देख लो। माध्यम में वेग v बराबर होता है 1/μ एप्सिलॉन बराबर, हमने पढ़ा था म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, वो हमें किसके बराबर दे रखी है के, और 1/μ नॉट इसकी जगह ये मान रखा है, तो इस पूरे पद का मान होता है सी के बराबर, तो वो सी हो गया, और इसके स्थान पे क्या आ गया म्यू आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त आकाश में संचरित लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य की किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत चुंबकीय घनत्व होगा। औसत चुंबकीय घनत्व होगा b²/2μ0। हमने पढ़ा था UB चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या था b²/2μ0, और विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था घनत्व 1/2ε0E²। ये किसके लिए होता है, विद्युत क्षेत्र का घनत्व। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि सतह पर आपतित कुल विद्युत चुंबकीय ऊर्जा U है, तब कुल प्राप्त संवेग संपूर्ण अवशोषण के लिए होगा। संपूर्ण
अवशोषण के लिए P बराबर होता है U/C और सतह पर अवशोषण सतह पूर्णतः क्या हो परावर्तक तब होता है P बराबर होता है 2U/C यानी उसका दुगुना होता है। जब सतह क्या हो पूर्णतः क्या हो परावर्तक, जब अवशोषक होता है P बराबर U/C और तो इसका ऑप्शन हो गया C राइट हो गया। और जब पूर्णतः परावर्तक यानी जितने भी आए सतह पर आपतित उसको पूर्णतः वापस कर दे तो इसका हो गया उसका दुगुना 2U/C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाई नोट बी नोट डेल एल बराबर होगा μ0 IC प्लस ई नॉट डी फाई E/dt समीकरण दर्शाते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट से लिया गया मॉडल पेपर जारी किया था उसका प्रश्न है, उससे लिया गया प्रश्न है। तो इसमें हमने पढ़ा था फाई नोट बी डी एल बराबर होता है μ0 IC प्लस ID क्या थी विस्थापन धारा थी और विस्थापन धारा के लिए हमने अलग से पढ़ रखा था। तो ये किसका है एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेव है। और ID का मान रखा है ID बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई E/dt। ये ID विस्थापन धारा का मान इस वाले समीकरण में रख दिया तो ये नई समीकरण बन गई थी। ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग y दिशा में संचरित हो रही है। प्रकाश तरंग किस में y दिशा में, तो ये क्या है तरंग संचरण की दिशा। यदि किसी क्षण पर संगत E सदिश अक्ष दिशा में, तो इस दिशा में कौन सा संगत E सदिश आ गया, इसमें अक्ष के अनुदिश है तो इस क्षण पर B सदिश की दिशा कैसे होगी। B सदिश हमने क्या कह दिया तरंग संचरण की जो हमने पढ़ा था मध्यमा तर्जनी और अंगूठे वाले नियम से। तो क्या है तरंजनी की तरफ तो अपना क्या हो जाएगा इसमें -z दिशा में, कौन सी दिशा में होगा -z दिशा में क्या संचित होगा बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बी की दिशा कैसी होगी -z दिशा में। तर्जनी अंगूठा और मध्यमा उस वाले नियम से इसको ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। ओजोन मंडल अवशोषित करती है। ओजोन मंडल किसको अवशोषित करती है, ओजोन मंडल पराबैंगनी विकिरणों को क्या करती है अवशोषित करती है। ये तो सबको पढ़ ही रखा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कंपित विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कंपित विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित होते हैं एक ही दिशा में, लेकिन इनके बीच कलांतर 90 डिग्री, ये गलत है। नेक्स्ट है एक ही दिशा में तथा समान कला में, ये भी स्टेटमेंट गलत है। परस्पर लंबवत सदिश में तथा समान कला में, यह ऑप्शन। नेक्स्ट है परस्पर लंबवत दिशा में तथा कलांतर 90 डिग्री, नहीं। विद्युत व चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत होते पर कला कितना होता है समान कला में होते हैं। तो अपना सी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है विद्युत धारा। मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है क्या विद्युत धारा। हमने पढ़ा था विस्थापन धारा के अंदर कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होते हैं विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विस्थापन धारा का फॉर्मूला भी पढ़ा था अभी जस्ट पहले। धारा ID बराबर क्या होता है E0 d फाई E/dt इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट dE/dt। ये विस्थापन धारा का समीकरण है।
तो क्या परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा। अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को सिद्ध किया था? कौन से वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में सबसे पहले उपस्थिति किसने थी? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? सर्वप्रथम उपस्थिति सिद्ध की थी। उसके बाद में थी जेपी बोस ने कौन सी तरंगों की खोज की थी? सूक्ष्म तरंगों की। ऑप्शन तो हर्ट्ज हो गया, सूक्ष्म तरंगों की, और मार्कन ने अधिक तरंगे देने वाले तरंगों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में कालांतर कितना होता है? अभी जस्ट पढ़ा था, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कालांतर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत ऊर्जा UE तथा चुंबकीय ऊर्जा BE हो तो हमने पढ़ा था क्या होगा? UE और BE दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है लघुरात्मक प्रश्न। जो 1% आएगा, 1 से 1/2 अंक आएगा, और इस चैप्टर से हर बार इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति वाला और इनके उपयोग, ये तो अच्छे से याद होने चाहिए। निर्वात नलिका या मैंगस्ट्रोन द्वारा उत्पन्न होती है। क्या कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? सूक्ष्म तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? सूक्ष्म तरंगे होती है। ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी तरंगे क्या होती है? अवशोषित होती है। रिमोट द्वारा नियंत्रित उपकरणों में प्रयुक्त होती है। रिमोट में कौन सी तरंगे काम में आती है? अवरक्त तरंगे। कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे। ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। इनमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होती है। यह हमें दे रखा है, तो इनसे कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? अक्स तरंगे। अच्छे से देख, उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होती है। जब उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु के ऊपर बमबारी करवाते हैं तो अक्स तरंगों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। संचार उपग्रह में प्रयुक्त होती है। यह संचार उपग्रह में उपयुक्त होती है। कौन सी तरंगे? सूक्ष्म तरंगे। संचार उपग्रह होते हैं, उसमें सूक्ष्म तरंगों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य प्रकाश रखते हैं। कौन सा? दृश्य प्रकाश। दृश्य तरंगे। अदृश्य लेखन के लिए सबको पता है कौन सा होता है? पराबैंगनी। कौन सी होती है? पराबैंगनी तरंगों। पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? अदृश्य लेखन में। अदृश्य लेखन में टूटी हड्डियों का पता लगाने में, टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए हम क्या करवाते हैं? एक्सरे। तो कौन सी तरंगे होगी? एक्स तरंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए। क्रिस्टल की संरचना भी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। और एक दो और देख लेते हैं। नाभिक की संरचना के लिए कौन सी? नाभिकीय संरचना। नाभिकीय संरचना का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों का। और आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए क्या? आणविक संरचना। आणविक संरचना का पता लगाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका? सूक्ष्म तरंगों का। अच्छे से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखिए।
तो हमें क्या लिखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या लिखना है, अभिलक्षण से यानी उसके गुण लिखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को लिखना है। तो देखिए पहला है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, प्रकाश के वेग से क्या करती है, गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में क्या करती है, निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है अच्छे से लिखना आपको। और c बराबर कितना होता है, लगभग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, मात्रक सहित लिखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल को हमने पढ़ा भी था, c बराबर क्या होता है, 1/√μ0ε0, और इसका भी मान कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, हमने निकाल के भी देखा था। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत ई व बी का अनुपात यानी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर। अनुपात किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, E/B किसके बराबर होगा, EM/BM, और इनका मान किसके बराबर होता है, C के बराबर। इन तरंगों में, कौन सी तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे व तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, अच्छे से देखना, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा में एक समान, कला कैसी रहती है, एक समान, और दिशा कहते हैं एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। प्रकृति और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है, कैसी रहती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। नेक्स्ट था विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि घटनाओं को क्या किया जाता है, प्रदर्शित। नेक्स्ट और याद रहे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनका औसत घनत्व, वेग, कोई भी 4 अभिलक्षण लिखने थे तो हमने तो ये 4 लिख दिए, बाकी आपको जो भी याद है वो लिख सकते हैं। मैक्सवेल समीकरणों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैक्सवेल समीकरणों को लिखिए। मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल ने जो भी 4 समीकरण दिए थे उन चारों समीकरणों को हमें क्या लिखना है। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण थी, मैक्सवेल की कौन सी, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, इसको हमने इस तरह के गाउस के नियम से निकाला था और समीकरण हमें प्राप्त हुई थी, फाई नॉट ई सदिश डॉट ds सदिश बराबर आया था रो dv/ε0। ये समीकरण क्या, कौन सी समीकरण थी, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण थी। तो इस विद्युतिकी के गाउस के नियम से हमने ज्ञात किया था। दूसरी समीकरण हमने, इनको पूरे ज्ञात करके आपको लिखना है। दूसरी समीकरण थी
जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम था उससे ज्ञात की थी। किसके लिए? द्वितीय समीकरण। किससे? विद्युत चुंबकीय चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम पड़ा था उससे हमने ज्ञात की थी द्वितीय समीकरण। क्या था? चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। और हमने पढ़ा था चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम समेशन नॉट बराबर बी डी एस किसके बराबर होता है? 0। ये समीकरण नंबर दूसरी समीकरण थी। इसके आगे हमने तीसरी समीकरण पढ़ी थी फाई नॉट ई डैश डी एल बराबर किसके बराबर आएगा? डी फाई ई अपॉन डी टी। ये मैक्सवेल की जो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल बंद पृष्ठ रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और चौथी समीकरण हमने पढ़ी थी चतुर्थ समीकरण हमने पढ़ी थी बंद पृष्ठ का समाकलन बी डी एल क्या होता है? म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये 4 समीकरण हमने मैक्सवेल के नियम से पढ़ी थी। मैक्सवेल की ये चारों समीकरण थी। पहली समीकरण तो किस नियम से आई थी? स्थिर विद्युत की गाउस के नियम से आई थी। दूसरी समीकरण चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम पड़ा था उससे आई थी। तीसरी समीकरण हमने फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से निकाली थी। और चौथी समीकरण थी जो हमने एम्पेयर मैक्सवेल के परिपथ नियम से निकाली थी। आई सी और विस्थापन धारा आई डी का मान यहाँ पर रख के निकाली थी। ये 4 समीकरण मैक्सवेल ने लिखी थी। अब इन 4 समीकरण को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन धारा किसे कहते हैं? विस्थापन धारा किसे कहते हैं? विस्थापन धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा था विस्थापन धारा क्या? विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र या क्या है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स या क्या हो? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाती है। विस्थापन विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाती है। ये हमने पढ़ा था। इसके आगे विस्थापन धारा का व्यंजक ज्ञात करना। तो विस्थापन धारा का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था, हमने क्या लिया? एक संधारित्र। अब वो इतना मैं एक बार पहले संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल क्या लिया है हमने? कैपिटल ए। तथा आवेश क्यों है? तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बराबर पड़ा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा का मान होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में हमने तब प्लेटों की सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से पढ़ा था। फाई ई बराबर होता है ई ए, और इसको लिख सकते हैं क्यू ए नॉट ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन। तो क्या आ जाएगा?
डी अपॉन डी टी, तो क्या है 1/ε0 डी क्यू अपॉन डी टी। तो विस्थापन धारा डी आई अपॉन डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन धारा। ये क्या होती है विस्थापन धारा, धारा आई डी बराबर क्या होगा डी क्यू अपॉन डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं ε0 डी फाई ई अपॉन डी टी। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा ए ε0 डी ई अपॉन डी टी। और ये क्या है विस्थापन धारा। एक बार अच्छे से आप दोबारा देख लेंगे। विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा विस्थापन धारा कहलाती। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल क्या लिया ए तथा आवेश क्यों, तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई बराबर पढ़ा था सिग्मा अपॉन ε0। सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो ये मान रखने पाएगा क्यू अपॉन ए ε0। विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पड़ा था ई ए, तो ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसका मान यहाँ पर रखने पर क्यू ए ई नोट ए, तो यहाँ क्यू अपॉन ए। समीकरण 2 है उसका क्या कर दिया हमने टी के सापेक्ष उपकलन, तो क्यू डी क्यू अपॉन डी टी क्या है डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी वो क्या होता है विद्युत धारा, तो ये क्या है 1/ε0 डी क्यू अपॉन डी टी, ये विस्थापन धारा होती है। अभी आगे और मान रख दिया तो क्या आएगा ए ε0 डी ई अपॉन डी टी। विद्यार्थियों ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ आएंगे। विद्यार्थियों हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ देखे समझे, और मुझे उम्मीद आपको भी समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।